हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट पीजेटी फिजिक्स 2016 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट इज। मीन स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट के लिए फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर एएम का मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट के लिए जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है वो 540 से 1600 किलो हर्ट्ज लग होता है। सो इसको आप याद कर लीजिए कि स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट के लिए जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है वो 540 से 1600 किलो हर्ट्ज लग होता है। अगर हम अदर ब्रॉडकास्ट की बात करें तो उनको भी हम स्टडी कर लेते हैं। स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट के लिए जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है वो 540 से 1600 किलो हर्ट्ज होता है। स्टैंडर्ड एफएम ब्रॉडकास्ट, एफएम मींस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मीन स्टैंडर्ड एफएम ब्रॉडकास्ट के लिए जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है वो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज होता है। टेलीविजन के लिए 54 से 72 मेगाहर्ट्ज, 76 से 88 मेगाहर्ट्ज, 174 से 216 मेगाहर्ट्ज, 420 से 890 मेगाहर्ट्ज। सेलुलर मोबाइल और रेडियो के लिए 896 से 901 मेगाहर्ट्ज और 840 से 935 मेगाहर्ट्ज। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए या फिर रेडार सिस्टम के लिए 3.7 टू 4.2 गीगाहर्ट्ज। तो ये आपको याद रखने हैं। ये सभी रेडियो वेव्स होती है जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये सभी आप फ्रीक्वेंसी बैंड याद रखोगे, आगे फ्यूचर में इन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था वो स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट का फ्रीक्वेंसी बैंड पूछ रहा था जो 540 से 1600 किलो हर्ट्ज था। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग वेव्स द डायाफ्रैक्शन यूजिंग एन ऑब्स्ट्रैकल ऑफ 1 सेंटीमीटर साइज कैन बी ऑब्जर्व्ड। मीन्स आपको 1 सेंटीमीटर साइज का ऑब्स्ट्रैकल गिवन है और उस ऑब्स्ट्रैकल से कौन सी वेव का डायाफ्रैक्शन आपको ऑब्जर्व्ड होगा। एक्स रेज का, गामा रेज का, लाइट वेव्स का, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। मीन्स कौन सी वेव का डायाफ्रैक्शन आपको ऑब्जर्व्ड होगा, ये पूछ रहा है। हमें पता है डायाफ्रैक्शन जो है वो ऑब्जर्व्ड होता है। कब ऑब्जर्व्ड होता है? जब ऑब्स्ट्रैकल और अपर्चर का जो साइज है नियरली सेम हो वेव की वेवलेंथ के। मीन्स जो आपने वेव यूज करी है उसकी वेवलेंथ अगर नियरली सेम हो ऑब्स्ट्रैकल या अपर्चर के साइज के तो आपको डायाफ्रैक्शन दिखाई देगा या फिर ऑब्जर्व्ड होगा। सो हमें अब ये चेक करना होगा कि एक्सरे, गामा रे, लाइट वेव, अल्ट्रासोनिक वेव में से किसकी वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर के नियर है। जिसकी वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर के नियर होगी वही क्या करेगी? डायाफ्रैक्शन करेगी और उसी का ही डायाफ्रैक्शन हमें ऑब्जर्व्ड होगा। अब देखिए आपको ये याद रखना होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिफरेंट वेव्स है, साउंड वेव में जो डिफरेंट वेव्स है, उनकी वेवलेंथ की रेंज क्या है। मींस उनकी रेंज ऑफ वेवलेंथ को आपको याद रखना होगा। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिनको हमने इस ऑर्डर में लिखा है ताकि हम गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ जाए तो इनकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी और इसी को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गामा रेज जो है उसकी वेवलेंथ कम होगी, एक्स रेज की वेवलेंथ ज्यादा होगी, अल्ट्रा वॉल्यूट की उससे ज्यादा होगी, विजिबल की उससे ज्यादा होगी, आईआर की उससे ज्यादा होगी, माइक्रोवेव की उससे ज्यादा होगी और सबसे ज्यादा रेडियो वेव की होती है। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज की होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव की होती है। और यहाँ पर इनको कैसे याद करोगे आप?
ऐसे एक ट्रिक है, गड्डी एक्स यू वी इन माई रेंज, मतलब गड्डी एक्स यू वी इन माई रेंज, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। और इनकी जो वेवलेंथ की जो रेंज है वो यहाँ पर हमने मीटर में लिखी हुई है। गामा रेज की जो वेवलेंथ की रेंज है वो 10 की पावर -14 से 10 की पावर -11 मीटर लग होती है। एक्स रेज की 10 की पावर -11 मीटर से 10 की पावर -8 मीटर लग होती है। अल्ट्रा वॉल्यूट की 10 की पावर -8 मीटर से 4 गुणा 10 की पावर -7 मीटर लग होती है। विजिबल की 4 गुणा 10 की पावर -7 मीटर से 7.6 गुणा 10 की पावर -7 मीटर लग होती है। आई आर की 7.6 गुणा 10 की पावर -7 मीटर से 10 की पावर -3 मीटर लग होती है। माइक्रोवेव की 10 की पावर -3 मीटर से 1 मीटर लग होती है। रेडियो वेव की 1 मीटर से 10 की पावर 5 मीटर लग होती है। सो इस तरह से आप याद कर सकते हो। यहाँ पर आप जस्ट ये याद रखना है कि ये जो रेंज है वो मीटर में है। जैसे गामा रेज की अगर हम लिखेंगे तो 10 की पावर -14 मीटर से 10 की पावर -11 मीटर लग होगी। और जो साउंड वेव्स होती है उनमें जो इंफ्रासोनिक साउंड होती है उसकी वेवलेंथ 17 मीटर से ज़्यादा होती है। ऑडियोबल साउंड की जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो 1.7 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी और 17 मीटर से कम होगी। अल्ट्रासोनिक साउंड की जो वेवलेंथ होती है वो 1.7 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये सभी वेवलेंथ की जो रेंज है उसको आप याद कर लेना। और ये जरूर याद करना, इंफ्रासोनिक साउंड की 17 मीटर से ज़्यादा होती है, अल्ट्रासोनिक की 1.7 सेंटीमीटर से कम होती है, और इनके बीच में जो होगी वो ऑडियोबल साउंड की वेवलेंथ की रेंज होगी 1.7 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 17 मीटर से कम। और अब देखिए, हमें जो ऑप्शन में गिवन थे वो थे एक्स रेज, गामा रेज, लाइट वेव जो होती है विजिबल पार्ट ही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो यहाँ पर हमें विजिबल वेव्स दे रखी है, एक्स रेज दे रखी है, गामा रेज दे रखी है, और अल्ट्रासोनिक साउंड दे रखी है या अल्ट्रासोनिक वेव दे रखी है, क्योंकि ये भी क्या है, वेव्स ही है। तो अब हम सबसे पहले इनकी वेवलेंथ की रेंज को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि 1 सेंटीमीटर किसकी रेंज के अंदर आएगा। अगर हम विजिबल की बात करें तो इनको हम 100 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 इंटू 10 की पावर -5 टू 7.6 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। और एक्स रेज के लिए क्या हो जाएगा, 10 की पावर -9 टू 10 की पावर -6 सेंटीमीटर। गामा रेज के लिए क्या हो जाएगा, 10 की पावर -12 से 10 की पावर -9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर जो है ना इस रेंज में आएगा, ना इस रेंज में आएगा, ना ही इस रेंज में आएगा। लेकिन 1 सेंटीमीटर जो साइज है ऑब्स्ट्रैकल का वो अल्ट्रासोनिक साउंड की वेवलेंथ में आ सकता है, क्योंकि लैम्डा जो है 1.7 सेंटीमीटर से कम होता है अल्ट्रासोनिक साउंड का। तो हम कह सकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड जो है डायाफ्रैक्शन शो करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स रेज इज कॉन्टिन्यूअस, लीनियर, कॉन्टिन्यूअस एंड लीनियर बैंड। मींस एक्सरे का कैसा स्पेक्ट्रम होगा ये आपसे पूछ रहा है। देखिए, जो एक्सरे होती है वो टू टाइप की होती है, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे और करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। कॉन्टिन्यूअस एक्सरे का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लीनियर होता है। सो हम दोनों से कह सकते हैं कि एक्सरे का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कॉन्टिन्यूअस एंड लीनियर होता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। हमने यहाँ पर एक्सरे का स्पेक्ट्रम भी बनाया हुआ है, ये जो है कॉन्टिन्यूअस एक्सरे है, और ये जो पीक है ये करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की वजह से है, और वापस क्या आ गया, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे का स्पेक्ट्रम आ गया। मींस जो ये है ये कॉन्टिन्यूअस एक्सरे का स्पेक्ट्रम है, और ये जो पीक है वो करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की वजह से है, और फिर वापस क्या आ गया, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे आ गया। यहाँ पर वी क्या होता है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज होता है, और यहाँ पर ये क्या है, मिनिमम वेवलेंथ है एक्सरे की, जिसको हम लैम्डा मिनिमम से लिख रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
Two particles on a string are 20 centimeter apart. If the frequency and speed of a wave propagating on string are 200 Hz and 100 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली, मीन्स कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है जिसके ऊपर दो पार्टिकल है जिनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, और जो वेव उस स्ट्रिंग के ऊपर प्रोपागेट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है और स्पीड जो है उस वेव की वो 100 मीटर पर सेकंड है। द फेज डिफरेंस ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ दीज पार्टिकल्स इन रेडियन इज, मीन्स आपसे पूछ रहा है कि ये जो दो पार्टिकल है जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इनका जो ओसिलेशन होगा उनके बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा ये पूछ रहा है। अब देखिए, मान लेते हैं ये एक स्ट्रिंग है और इसके ऊपर दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी गिवन है? 20 सेंटीमीटर। और फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है वेव की? मींस जो वेव इस स्ट्रिंग के ऊपर प्रोपागेट कर रही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 200 हर्ट्ज। और स्पीड कितनी गिवन है उस वेव की? 100 मीटर पर सेकंड। सो स्मॉल एफ किसके इक्वल होगा? 200 हर्ट्ज। और वी, जिसको हम स्पीड ऑफ वेव कहेंगे, वो किसके इक्वल है? 100 मीटर पर सेकंड के। यहाँ पर वी क्या है? स्पीड है वेव की, और एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है वेव की। सो इन दोनों से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं वेव की। अगर हमें वेवलेंथ निकालनी है वेव की तो स्पीड किसके इक्वल होती है? लैम्डा इंटू में एफ। मीन स्पीड किसके इक्वल होगा? वेवलेंथ गुणा में फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? वी बाई एफ। वी कितना गिवन है? 100। एफ कितना गिवन है? 200। तो 1/2 मीटर आ जाएगी वेवलेंथ। और हमें ये पता है इन दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। मीन्स पाथ डिफरेंस कितना है दोनों पार्टिकल के बीच का? 20 सेंटीमीटर है, जिसको हम डेल्टा एक्स से लिखेंगे। और हमें डेल्टा फाई बताना है। डेल्टा फाई क्या है? फेज डिफरेंस है जो हमें बताना है। अब देखिए, हम यहाँ पर ये रिलेशन यूज करेंगे, डेल्टा फाई बाय 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस। डेल्टा फाई क्या है? फेज डिफरेंस। और 2 पाई क्या है? एंगल है रेडियन में। अब देखिए, यहाँ पर डेल्टा फाई किसके इक्वल आ जाएगा? 2 पाई इस साइड चला जाएगा, लैम्डा की जगह 1/2 रख देते हैं। और डेल्टा एक्स किसके इक्वल है? 20 सेंटीमीटर, तो 20/100 लिखा जाएगा। और ये दो ऊपर चला जाएगा तो 4 पाई हो जाएगा। ये कट करके 1/5 आ जाएगा, तो 4 पाई/5 हो जाएगा, जिसको हम 0.8 पाई लिख सकते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अ गैस कंटेन इन अ क्लोज कंटेनर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इट्स प्रेशर इंक्रीजेज बाय 0.4%, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज। मीन्स कह रहा है कोई गैस है क्लोज कंटेनर के अंदर और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया, तो उसके प्रेशर में कितना इंक्रीज हो जाता है? 0.4% इंक्रीज हो जाता है। तो उसका इनिशियल टेम्परेचर बताओ क्या होगा? और यहाँ पर जो इनिशियल टेम्परेचर है वो केल्विन के अंदर गिवन है, और हमें पता है चेंज जो होता है टेम्परेचर में वो केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? इक्वल होता है। अगर हम एक क्लोज कंटेनर ले, उसका इनिशियल टेम्परेचर टी केल्विन ले और इनिशियल प्रेशर को पी ले, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T+1 केल्विन हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है जो चेंज होता है टेम्परेचर में वो केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में इक्वल होता है। यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, मतलब हम ये कह सकते हैं 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। सो फाइनल टेम्परेचर किसके इक्वल आ जाएगा? T+1 केल्विन। और फाइनल प्रेशर क्या होगा? पी में कितना और ऐड करना होगा? 0.4% और ऐड करना पड़ेगा पी का। तो P प्लस 0.4/100 P हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4/1000 लिख सकते हैं इंटू में P। और यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1000 4/1000 इंटू में P आ जाएगा।
और हमें क्वेश्चन में क्लोज कंटेनर के अंदर गैस गिवन है, इसका मतलब गैस का वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है और हम गैस को आइडियल गैस मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, टी के। तो पी फाइनल बाय पी इनिशियल किसके इक्वल आएगा, टी फाइनल बाय टी इनिशियल के। अब देखिए यहाँ पर हम फाइनल प्रेशर रख देते हैं, यहाँ पर हम इनिशियल प्रेशर रख देते हैं, यहाँ पर हम फाइनल टेम्परेचर रख देते हैं, यहाँ पर हम इनिशियल टेम्परेचर रख देते हैं। फाइनल प्रेशर क्या था, 1004 बटे में 1000 पी। इनिशियल प्रेशर क्या था, पी। फाइनल टेम्परेचर क्या था, T+1। इनिशियल टेम्परेचर क्या था, T। यहाँ पर P से P कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1004 बटे में 1000 इक्वल टू T+1/T। और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000T इक्वल टू 1000T प्लस 1000 हो जाएगा। ये 1000T इस साइड ले जाएंगे तो 4T बच जाएगा, जो किसके इक्वल बचेगा, 1000 के। T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 बटे में 4। तो T किसके इक्वल आ जाएगा, 250 के इक्वल आ जाएगा। सो हमें टी की वैल्यू 250 मिल गई, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 250 केल्विन आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द म्यू एंड एच आर रिलेटेड एज म्यू इक्वल टू 0.4/h प्लस 12 गुणा 10 की पावर -4 हेनरी पर मीटर। फॉर बी टू बी 1 टेस्ला द वैल्यू ऑफ एच शुड बी। मीन्स आपसे एच की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, म्यू और एच के बीच में रिलेशन गिवन है और बी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 1 टेस्ला गिवन है। अब देखिए हम जानते हैं कि B किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू एच के इक्वल होता है। क्वेश्चन में हमें B कितना गिवन है, 1 टेस्ला। मींस म्यू एच किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 1/h के। इसको हम एक नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। और हमें म्यू और एच के बीच में रिलेशन गिवन है, म्यू किसके इक्वल गिवन है, 0.4/h प्लस 12 गुणा 10 की पावर -4। इसको हम दो नंबर इक्वेशन मान लेते हैं, एक और दो को कंपेयर कर लेते हैं। दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड क्या होगी, सेम होगी। मींस लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। सो 1/h किसके इक्वल होगा, 0.4h प्लस 12 गुणा 10 की पावर -4। 0.4 को हम 4/10 भी लिख सकते हैं। सो हम कह सकते हैं 1/h किसके इक्वल आ जाएगा, 4/10h प्लस 12 गुणा 10 की पावर -4। यहाँ पर हम इसको इस साइड ले जाते हैं, 1/h माइनस 4/10h इक्वल टू 12 गुणा 10 की पावर -4। यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 10h। और ऊपर क्या बन जाएगा, 10-4 जो किसके इक्वल आ जाएगा, 12 गुणा 10 की पावर -4। ऊपर क्या बनेगा, 6। नीचे क्या रहेगा, 10h इक्वल टू 12 गुणा 10 की पावर -4। और इसको हम अपोजिट कर देते हैं तो ऊपर चला जाएगा 10h, नीचे क्या आएगा, 6। नीचे आएगा 12 और 10 की पावर -4 जो नीचे आएगा ऊपर जाकर प्लस के 4 बन जाएगी पावर। तो क्या बन जाएगा, 10h/6 इक्वल टू 10 की पावर 4/12। यहाँ पर क्या होगा, एक पावर कैंसल आउट हो जाएगी 10 की, ये 10 यहाँ पर 3 पावर बना देगा। h/6 किसके इक्वल आ जाएगा, 10 की पावर 3/12। h कितना आ जाएगा, 6/12 गुणा 10 की पावर 3। यहाँ पर ये कैंसल आउट हो जाएगा, 1/2 गुणा में 1000। तो h कितना आ जाएगा, 500 एम्पियर पर मीटर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टनल इफेक्ट इज यूज टू एक्सप्लेन। मींस टनल इफेक्ट का यूज हम क्या एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं, अल्फा डीके को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं, बीटा डीके को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं, गामा डीके को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं, या फिर न्यूट्रॉन डीके को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर है ए, अल्फा डीके को एक्सप्लेन करने के लिए हम टनल इफेक्ट या फिर जिसको हम टनलिंग इफेक्ट भी कहते हैं उसका यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनी फ्यूजन प्रोसेस
द रेशियो मास ऑफ fission प्रोडक्ट्स बटे में मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, डिपेंड ऑन द मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। देखिए हम जानते हैं फ्यूजन प्रोसेस जो होता है उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो रिएक्टेंट का कुछ मास कन्वर्ट हुआ होगा एनर्जी के अंदर। सो पेरेंट न्यूक्लियस का मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्यूजन प्रोडक्ट्स के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ये रेशियो होगा हमेशा 1 से कम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि ऊपर का मास कम होगा, नीचे का मास ज्यादा होगा, तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पीएन जंक्शन डायोड contains a depletion layer only if it is unbiased, only if it is forward bias, only if it is reverse bias, irrespective of whether it is biased or unbiased। सो इसका राइट आंसर होगा डी। मीन्स हम कह सकते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड को आप एक्सटर्नली किसी बैटरी से अटैच करो या ना करो, डिप्लीशन लेयर तो उसके अंदर रहेगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें सभी।